नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी 24 का रण, जीत का प्रण। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का शोर खूब सुनाई दे रहा है। इस शोर के बीच बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पर जोर देना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने 6 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का पैनल तैयार किया है, तो छिंदवाड़ा से नकुल नाथ ने टिकट बंटवारे से पहले ही खुद को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हालांकि बीजेपी की नज़र इस बार छिंदवाड़ा सीट पर है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बार कमलनाथ का किला ढा देगी? क्या 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पहले उम्मीदवार घोषित करेगी? सवाल तो यह भी है, क्या बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस इस बार कोई खास रणनीति अपनाई? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नाथ के गढ़ को ढहाने की तैयारी, शिवराज सिंह को उतारेगी बीजेपी। कमलनाथ के किले पर बीजेपी की नजर है। नाथ के गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी शिवराज सिंह को उतार सकती है। दरअसल गुरुवार को बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए। बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि छिंदवाड़ा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। जाहिर है कि 27 फरवरी को प्रदेश में 5 राज्यसभा की सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी जल्द ही राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवारों के साथ ही 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है। ये चुनाव देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ पर विधानसभा में भी लड़ी थी और हम फिर भी प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ेंगे। और इस चुनाव में हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का हमारा संकल्प है। पूरे लोकसभा में 2019 में 58% वोट हमें मिला था। इस बार 10% एवरेज वोट बढ़ा करके 68 से 70% ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो काम लगातार हम गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ मैदान में उतरे, तो उन हितग्राहियों के साथ जो हमारी ताकत है, संगठन तंत्र के साथ और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 29 की 29 सीटें जीतने का हमारा संकल्प है। इधर बीजेपी ने 6 सीटों पर टिकट घोषणा की तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से कमलनाथ के चुनाव लड़ने वाली अटकलों पर विराम लगा दिया है। नकुलनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ नहीं बल्कि वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने परासिया विधानसभा में एक सभा में कमलनाथ के सामने ही ये घोषणा की। इसके बाद जब कमलनाथ से नकुलनाथ के चुनाव लड़ने वाले बयान पर पूछा गया, तो कमलनाथ ने भी हामी भरते हुए कह दिया कि नकुल ही छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के लिए मैं आप लोगों का उम्मीदवार हूँ। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट करके देना चाहता हूँ, कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। अगले लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तरह तरह की अफवाहें उड़े और अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है, वैसे इस दफे भी करेगी। और नकुलनाथ जी जैसी AICC घोषित करती है, तो नकुलनाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। छिंदवाड़ा प्रदेश की हॉट सीटों में से एक है और यही वो सीट है जहां सिर्फ कांग्रेस का कब्जा है। लिहाजा बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। इसके लिए वो शिवराज सिंह या किसी अन्य दिग्गज नेता को यहां से टिकट दे सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही कमलनाथ और नकुलनाथ के लिए इस सीट को बचा पाना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आपसे करते हैं। तैयारियां तो दोनों तरफ से शुरू हो गई हैं, एक तरफ बैठ के चल रही हैं, दूसरी तरफ भी पैनल बन गए हैं। लेकिन एक बात मान सकते हैं कि इस बार बाजी कांग्रेस ने मार ली है।
एक उम्मीदवार तो घोषित कर ही दिया उन्होंने, ये 6 उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस बार कमलनाथ का किला ढहा देगी? देखिए, चुनाव में अभी बहुत समय है ब्रजेश। किला ढहा पाती, नहीं ढहा पाती, कैंडिडेट पाता नहीं मिल पाता, क्योंकि आप देखिए ना कि 4 दशक से भारतीय जनता पार्टी केवल छिंदवाड़ा की बात करती है। एक पटवा जी थे जिन्होंने किला ढहा दिया, लेकिन किला ढहा था कि वो तो टेम्परेरी था। किला ढहाना तो तब होता है जब आप लगातार जो है फिर वहां जीतते रहे हो। एक बार की जीत को किला ढहाना नहीं कह सकते। तो एक ब्रेक पटवा जी ने किया था, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने भी अपने आप में सुधार किया था। तो वो छिंदवाड़ा तो निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबकी निगाह वहां लगी होती है कि छिंदवाड़ा में क्या होगा। लेकिन जो 6 सीटों का आप जिक्र कर रहे थे, वो भी जो है कांग्रेस पार्टी में तो अभी 6 सीटों को लेकर कोई बात हुई नहीं रही, केवल छिंदवाड़ा को लेकर बात हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी तो एज यूजुअल जैसा होता है, जब बिल्कुल वक्त आ जाएगा तब वो घोषित कर देगी। अन्यथा जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमने विधानसभा में देखी थी, वही रणनीति इस बार भी हम देखेंगे, क्योंकि मार्च के दूसरे सप्ताह में इलेक्शन अनाउंस होना है। तो अभी ये कह सकते हैं हम 1 महीने का समय है, और इस 1 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी 29 सीटों पर कम से कम उम्मीदवार तय कर लेगी। जब उसे घोषित करना होगी तो कर लेगी। तो पटेलिया जी, पार्टी या बीजेपी कहें 1 महीने पहले घोषित कर सकती है। हमने विधानसभा में देखा था उन सीटों पर खासकर उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे जो लगातार हार रहे थे। यहाँ तो सिर्फ छिंदवाड़ा है, तो छिंदवाड़ा को घोषित होगी, लेकिन 6 सीटों की बात कर रहे हैं वो। तो इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है उनकी? ये कमजोर लग रही है क्या उनको, या इन पर पहले कांग्रेस का कब्जा रहा है इस वजह से? नहीं ब्रजेश, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। उसमें से 5 विधायक बनने में सफल रहे, 2 विधानसभा का चुनाव हार गए, जो कि वर्तमान में सांसद हैं। तो मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें फिलहाल खाली हैं, वहाँ पर कोई सांसद नहीं है, और इसके अलावा एक छिंदवाड़ा है। तो बीजेपी ने जो अपनी रणनीति स्ट्रेटेजी बनाई है कि हारी हुई सीटों पर वो पहले उम्मीदवार उतारते हैं, उनने इन खाली सीटों को भी उसी श्रेणी में रखा है। चूंकि ये खाली है तो वहाँ पर सांसद नहीं है, प्रतिनिधित्व तो अभी बीजेपी का नहीं है वहाँ पर सांसद के तौर पर। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोगों की तरफ से वहाँ से जो तैयारियां हो रही होंगी उसको देखते हुए, और बीजेपी की जो कमजोरी वहाँ पर दिख रही होगी, तो उन्होंने उसको हारी हुई सीटों की श्रेणी में रखा हुआ है। तो जो भी खाली सीटें हैं और जो हारी हुई सीटें हैं उस पर वो पहले बात कर रहे हैं। तो कल जो बैठक हुई थी प्रदेश चुनाव समिति की, उसमें इन्हीं 6 सीटों पर बात की गई है, और इसमें स्वाभाविक तौर पर जो पैनल बना है, 5-5, 6-6 लोगों का पैनल बना है। कुछ विधायकों के भी नाम है, कुछ पूर्व विधायकों के नाम है, और जो पहले सांसद थे यहाँ पर, जो सांसद रहे और विधायक बन गए, उनका भी नाम पैनल में शामिल किया गया। अब टिकट किसको मिलेगा ये तो पार्टी आला कमान तय करेगी, जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से नाम निकल कर आएंगे तब होगा। लेकिन एक तरीके से प्रदेश ने अपनी सूची, जो जेलों में ऑब्जर्वर भेजे थे उनके तरफ से जो नाम निकल कर आए हैं पार्टी कार्यकर्ताओं से, वो नामों की सूची उन्हें पैनल बनाकर केंद्र को भेज दी है। जहाँ तक छिंदवाड़ा की बात है, छिंदवाड़ा में दिनेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उपचुनाव ही सुंदरलाल पटवा जीते थे। उसके अलावा जो है कांग्रेस के गढ़ ब्रेक दे पाए थे वो, मतलब हाँ, क्रेक कर, एक तरह से किले को क्रेक किया उन्होंने, ढा नहीं पाए। एक टेम्परेरी फेज था वो, एक उपचुनाव जीते थे सुंदरलाल पटवा, उसके बाद फिर वापस कमलनाथ ने रिटेन किया उसको, और ऐसा रिटेन किया कि कोई जीत नहीं, बीजेपी कभी जीत नहीं पाई वहाँ पर। प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गज नेता को भी चुनाव लड़ाया था, तब भी वो वहाँ नहीं चुनाव जीत पाए थे। लेकिन पिछला जो चुनाव था, नकुलनाथ जब सांसद बने हैं, पहली बार हुआ है कि नकुलनाथ या कमलनाथ के परिवार का कोई सदस्य वहाँ चुनाव लड़ रहा हो, इतने कम मार्जिन से चुनाव जीता हो। 36,000 कुछ वोटों से वो चुनाव जीते थे। पहली बार ऐसा बीजेपी को वहाँ पर संभावनाएं दिखी हैं। अभी मैं आज की ही बात करता हूं तो प्रहलाद पटेल हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जैसे जो बीजेपी के रणनीतिकार बड़े नेता हैं, या वीडी शर्मा, ये सब मान के चल रहे हैं कि छिंदवाड़ा उनके लिए पहले की तुलना में बहुत आसान सीट है। इस बार वो छिंदवाड़ा बहुत आसानी से जीत जाएंगे। तो इस तरीके से उनके छिंदवाड़ा को लेकर भी रणनीति। लेकिन यदि आसानी से जीतने की बात होती तो कैलाश जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने ही नाम रखा है शिवराज सिंह चौहान को लड़ा दिया जाए वहां से। निश्चित तौर पर एक बड़ा चेहरा देना या हाई प्रोफाइल चेहरे के सामने हाई प्रोफाइल चेहरा आना है, तो वो एक नाम वो भी विचार में है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वो चेहरा है जो जब बीजेपी 2003 का विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ उनको राघवगढ़ चुनाव मैदान में उतारा गया था।
भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन एक टक्कर वहाँ पर जो बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी। तो वो एक माहौल बनाना बीजेपी करना चाहती है, कि उस सीट को हाइप में लाना चाहती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार, यदि ऐसा होता है तो। नहीं तो नथनशाही पर्याप्त दिख रहे थे बीजेपी के लिए, तो जो पिछले चुनाव में इतने करीबी ले आए थे चुनाव को, जबकि पिछला जो चुनाव बीजेपी के जो सांसद जीते हैं वो 5.5 लाख वोटों के अंतर से जीते। 2.5-3 लाख दिग्विजय सिंह को यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया, 3,70,000 करीब के वोटों के अंतर से बीजेपी कैंडिडेट ने, जो कि नई नवेली कैंडिडेट थी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की तैयारी वही है कि जो हारी हुई सीटों वहाँ पर पूरा जोर लगाया जाए, साथ ही जो खाली सीटें हैं वहाँ पर जोर लगाया जाए, वहाँ पर कोई ऐसा कोई रास्ता ना छोड़ा जाए कि कांग्रेस वहाँ पर सांसद अपना जिता सके। दिनेश जी, कोई रास्ता ना छोड़ा जाए, लेकिन बीजेपी एक तरह से मान के चल रही है कि माहौल उनके फेवर में है और इस बार 29 के 29 सीटें वो जीत सकते हैं। फिर क्या वजह है कि दिग्गजों के नाम भी पैनल में है? क्या कहीं कोई ना कोई डर है? जबकि हम दूसरी तरफ कांग्रेस में देख रहे हैं कि उनके दिग्गज किनारा कर रहे हैं, चाहे अरुण यादव हो, चाहे अजय सिंह हो, ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसी परिस्थितियों में दो हिस्सों में आप ब्रजेश जी बात कर रहे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है कि वो जो है उनकी जीतने को लेकर बहुत सारी, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है वो जीरो रिस्क फैक्टर पे चल रही है। विधानसभा चुनाव में उनको भले ही सरकार बन गई, लेकिन 10 लोकसभा सीट तो ऐसी है जो बिल्कुल डेंजर जोन में है, और आदिवासी सीटों पर भी खतरा है। तो वो उसमें कहीं ना कहीं आप देखिए ना, महाकौशल में जितनी उठापटक हो रही है वो क्यों हो रही है। मंडला की सीट भी है, डिंडोरी उसमें शामिल होता है, उसका जबलपुर पे भी आप यदि वहां के सांसद जो थे राकेश सिंह, उनको उनके स्थान पर नया लाना है कैंडिडेट, वहां ऑब्जर्वर गए थे तो ज्यादातर लोगों ने तो उनसे यही कहा कि आप राकेश सिंह को ही चुनाव लड़ाएं। तो बहुत सारी चीजें, आप झाबुआ से लेकर आप कहीं जबलपुर चले जाइए, मुरैना चलाइए, सब जगह जो है पार्टी ये मान रही है कि हमारा जो माहौल है उस माहौल में वोट परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण है। उनके सीट से ज्यादा जो है ना, बात कहीं पर हो रही है, वोट परसेंटेज पर हो रही है। और 10% वोट यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो क्यों बढ़ाना चाहते हैं? वो जो नेशनल लेवल पर पार्टी को 36% वोट रिफ्लेक्ट होता है, जिसमें वो दिखाई देती है कि जो है ग्रेस से पास पार्टी है। ज्यादातर जो दल देश में माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। केवल 36% लोगों के वोट पर आप केंद्र में आपकी सरकार है, तो उसे कहीं ना कहीं 50% पर वो लाने की कोशिश कर रही है कि 50% पर आ जाए, तो कम से कम ये तो कहें कि देश का जो जनमत है वो जो उसकी बहुमत है वो उनके साथ है। और कांग्रेस पार्टी में आप देखें ना, जो कैंडिडेट की बात हो, वो कुछ भी बात हो, अभी कांग्रेस पार्टी का जो फेज है वो एक तो लीडरशिप को लेकर क्राइसिस में है, और फिर दूसरा एक जो उनके एक जो क्रेडिबल लीडर होते हैं वो भी नहीं दिखते हैं कि कोई लीडर है। आप देखिए ना, जिसको पद देते हैं वो भी चला जाता है कि आरोप लगा के चला जाता है कि नहीं साहब हमें नहीं रहना है। भारतीय जनता पार्टी में वो चला जाता है। जो बड़े नेता हैं वो माहौल को समझ रहे हैं। देखिए, जब जैसे अरुण यादव का आप जिक्र कर रहे थे, जब उनको चुनाव में टिकट मांग रहे थे तो पार्टी ने क्या किया था? वो तो उन्होंने कहा था मैं हाँ, मेरी तो जो है फसल कोई और नहीं जाता है। तो लेकिन तब कहा था कि सर्वे में उनका नाम बेहतर नहीं है, सर्वे में वो पिछड़ रहे हैं, इसलिए नहीं दिया है। तो इसीलिए आप देखें ना कि जो दिग्विजय सिंह है, उनका तो पिछली बार नाम नहीं था, फिर भी लड़ गए। तो अभी भी उनको कहेंगे ना कि आप लड़ जाओ, तो दिग्विजय सिंह थोड़ी मना करते वो भी किनारा कर चुके हैं, कह चुके हैं कि 2 साल मेरा कार्यकाल बचा है, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब उनको कहेगी, पार्टी कहेगी कि नहीं नहीं आपको लड़ना है, तो वो तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते। लेकिन आप देखिए, जैसे ओंकार सिंह विधायक, बहुत सारी बात हो रही है कि विधायकों को जो वो नहीं लड़ना चाहते हैं। जीतू पटवारी की बात हो रही है कि जीतू पटवारी लड़ेंगे कि नहीं, अभी तो राज्यसभा चुनाव है तो वो बाहर चले जाएंगे तो वो लड़ेंगे नहीं। सबका अपना ये है कि इस पूरे जब माहौल ऐसा है, तो ऐसे माहौल में राम का जब माहौल हो रहा हो, तो कोई अपनी जो है रिपोर्ट कार्ड क्यों खराब करना चाहेगा, अपना कैरियर क्यों खराब करना चाहेगा कि हारे हुए हैं? जब सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हैं तो बेहतर यह है कि आप अपने आप को किनारा कर लो, जिसको लड़ाना है उसको लड़ा दो, और फिर जब पार्टी बनाएगी तो पैसे की भी मांग करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो फंड है ना। जो लोग अभी चुनाव लड़के आए हैं उनको आप दोबारा लड़ाने भेजेंगे, तो कहाँ से करोड़ 2 करोड़ रुपए लाएंगे? ये भी तो एक बड़ी समस्या है। तो दोनों तरफ डर है। जो दिनेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में अपना कौन रिपोर्ट कार्ड खराब करना चाहेगा, बीजेपी में भी डर है। जो आधा दर्जन से अधिक सीटों पे हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के परिणाम उनके खिलाफ गए हैं। यदि लोकसभा के हिसाब से देखें यही रहा ट्रेंड, तो वो हार रहे हैं, ये डर है।
और आदिवासियों के छिटकने का भी डर है, इसलिए शायद प्रधानमंत्री झाबुआ आ रहे हैं, वहां से कैंपेन शुरू कर रहे हैं। डर की दोनों वजह। देखिए ब्रजेश जी, तमाम बीजेपी की जो योजनाएं थी विधानसभा चुनाव को लेके, सारी तैयारी के बाद भी आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी को वो रिस्पांस नहीं मिला मतदाताओं का जिसकी वो उम्मीद करते थे। वोट प्रतिशत वहाँ बढ़ा हुआ दिखा हमको, लेकिन सीटें जब आई तो बीजेपी को वो स्थिति नहीं, जैसा दिनेश जी कह रहे हैं, मंडला है, डिंडोरी है, डिंडोरी के भले आप तमाम लोगों को ले आइए, लेकिन वहाँ तो विधायक तो आप पूरी कोशिश के बावजूद कांग्रेस का बन गया, पूरी कोशिश इतने हराने की थी। आपका मंडला के जो सांसद हैं वो जब विधानसभा का चुनाव लड़े तो खुद चुनाव हार गए। तो ये स्थितियां उनको आदिवासी क्षेत्रों में दिखाई दे रही हैं, चाहे खरगोन का मामला हो या दूसरी जगह का। तो यहाँ पर बीजेपी की कोशिश ये है, और 2018 में बड़ा झटका भी लग चुका है इस क्षेत्र में, तो इसलिए बीजेपी वहाँ पर फोकस कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा। और बीजेपी की चिंता इसको लेकर है कि उनका वोट प्रतिशत कम ना हो। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 51% वोट का टारगेट लिया था, 48% से कुछ ज़्यादा उनको पूरे प्रदेश में वोट मिला है, कई जगह वो 50% तक कवर कर गए। तो उसका 58% उनको मिला है, उसको 10% और बढ़ाना ये लोकसभा का 58 का आंकड़ा। तो विधानसभा चुनाव में वो 51 का टारगेट लिया था, 50% तक गए हैं वो कई जगह पे, 48 टोटल था। उसका असर क्या हुआ कि बीजेपी को उनकी अपेक्षा से ज़्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में मिली। वो एक सर्टिफाइड उनकी रणनीति है जो कि एक बार साबित हो चुकी है कि ये रणनीति सही है, तो वही रणनीति वो यहाँ अपना रहे हैं। पिछले लोकसभा में 58% उनको वोट मिला था मध्य प्रदेश में, उसको बढ़ा के 68 से 70% करने की बात करें। तो जब आपको वोट बढ़ाना है तो आपको करना क्या होगा? तो वोट बढ़ाने के लिए आपको वही करना होगा जो आज BD शर्मा दिग्विजय सिंह के राघोगढ़ में करने के लिए जा रहे हैं, कि वो गांव में रात रुक रहे हैं। अब सोचिए कि एक प्रदेश का मुखिया पार्टी का एक छोटे से गांव में पूरी रात बिताएगा, वहाँ भजन मंडली के साथ बैठ के भजन करेगा, वहाँ बूथ लेवल के अलग अलग स्तर के कार्यकर्ताओं से पेज प्रभारियों के साथ बैठक करेगा। उस छोटे से गांव में वो मोटरसाइकिल की रैली भी निकाल के हर घर के सामने पहुंचना चाह रहा है। तो ये बीजेपी की रणनीति है कि हर वोट को साधा जाए, उसको अपनी तरफ जोड़ा जाए, कहीं छिटक न जाए। यदि कोई कांग्रेसी वोट है तो उसको कैसे जोड़ें। और ये जो जिस तरीके से बीजेपी में ये जो भी दरवाज़ा खोल दिया है ना, दरवाज़ा नहीं छप्पर भी खोल दिया है, जिसको भी आना है बीजेपी में आ जाओ, लेने को तैयार है। वो केवल इसलिए हो रहा है कि इनको एक माहौल बनाना है कि कांग्रेस से लोग छिटक रहे हैं और बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। इसलिए चाहे कोई पंच हो, सरपंच हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सांसद हो, पूर्व सांसद हो, किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो या कांग्रेस का मंडल का ही कोई अध्यक्ष हो, वो उसको भी बीजेपी अपने में शामिल कर रही है, बड़े धूमधाम से शामिल कर रही है। प्रदेश कार्यालय में बुलाया जा रहा है, उनको बाकायदा गमछा पहनाया जा रहा है, अध्यक्ष उनका सम्मान कर रहे हैं फूल देके। तो इस तरीके से बीजेपी पूरा प्रभावित करने की कोशिश कर रही है अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। यदि उसका उसमें सफल होती है रणनीति में, तो जो 29 का टारगेट लेके चल रहे हैं, निश्चित तौर पर वो 29 जीत सकते हैं। और शायद यही डर है इनके बीजेपी के इस तैयारी का, जो कांग्रेस के तमाम नेता छिटक रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में हश्र देख चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लोकसभा का चुनाव हुआ, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता जिनको सरकार बनाने में बड़ा योगदान था मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, वो लोकसभा के चुनाव में 3.5 लाख वोटों से हार गए। तो ये जो कांग्रेस को जो दिख रहा है, बड़े नेताओं को, उनको ये डर दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जमीनी पे स्तर पे वो तैयारी ही नहीं है। आप देखिए ना, छिंदवाड़ा में सिर्फ नकुल नाथ अपना ढोल पीट रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा टिकट के पहले, बाकी और कहीं कोई कांग्रेस का दावेदार आपको सामने आता हुआ दिख रहा है क्या कि मैं चुनाव लूंगा? पार्टी अब जिसको टिकट दे दे, मजबूरी है उसकी लड़ना, तो वो लड़ेगा। वो वाली स्थिति कांग्रेस में ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके महापौर भक्त के बीजेपी में आ रहे हैं, उनके विधायक भक्त के बीजेपी में आ रहे हैं। तो एक तरीके से पूरा का पूरा एक बीजेपी ऐसा माइंड गेम सेट कर दिया है बीजेपी ने, कि जिसके ट्रैप में कांग्रेसी फंसे हुए दिख रहे हैं। तो ये माइंड गेम भी हो सकता है दिनेश जी, लेकिन ये उल्टा दाव भी पड़ सकता है। जब तमाम कांग्रेसी बीजेपी में आ जाएंगे तो जो खांटी बीजेपी का कार्यकर्ता है वो तो नाराज होगा, निराश होगा, उसका हक मारा जाएगा। ब्रजेश, इस सब विषय पे हमने विधानसभा चुनाव के समय बहुत सारी बात की थी कि ये जो है उनका जो कमिटेड वर्कर है, जमीनी कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता है, इस सब के बावजूद उन्होंने कितना टाइट किया था। बड़े बड़े नेता एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाके बैठ गए, जो काम नहीं कर रहा था उसको घरों से निकाला, बैठ गए कि कहाँ जाना है, किसके घर जाना है। तो ये जो बिल्कुल एयरटाइट स्थिति रहती है, वो उस स्थिति से मैं भी वर्कर जो है कहीं ना कहीं उसको मजबूरी में निकलना पड़ता है, नाराजगी के बाद भी निकलना पड़ता है। और फिर आप देखिए ना कि ये तो जो चुनाव जिस तरह का हो गया, राम मंदिर का, रामलला का जो चुनाव हो गया, उसमें तो पार्टी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल रहा है, वो तो उसके बाद भी चलेगी। उसकी चिंता तो ये है कि जो 40% वोट बचा है कांग्रेस के पास, वो कैसे बच गया। इतनी कवायद के बाद भी कांग्रेस के पास जो 40% वोट है,
वो लाडली बहना नहीं रोक पाई, सब जितनी भी स्ट्रेटजी थी उसकी वो नहीं रोक पाई। आधा % वोट कम हुआ, भले ही सीटें आपने कम कर दी, तो कहीं ना कहीं उसे ये अलार्मिंग लग रहा है कि माहौल जो है कहीं ना कहीं पार्टी के फेवर में नहीं है। और ये राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर का माहौल आदिवासी क्षेत्रों में कितना लाभ देता है, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ कितना देता है। माइनॉरिटी तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है, लेकिन फिर भी वो महिला वोटर से उम्मीद लगाता है। तो बहुत सारी परिस्थितियों को वो नाप तोल रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अभी भी दांव ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है तो बिल्कुल आप कुछ भी कर लीजिए। तो इसलिए फूक फूक के कदम रख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जमीन धसक जाए। तो फूक फूक के कदम रखने के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है ना पटेरिया जी, कि उन्होंने जो अपना सबसे लोकप्रिय चेहरा था उसको आजमा के देख लिया विधानसभा चुनाव में, मोदी का फेस आगे करके। अब जब उन्हीं के लिए चुनाव है, जब वो उनका फेस पहले चेक कर चुके हैं, तो ये भी डर की एक वजह हो सकती है। नहीं, बीजेपी को डर की वजह नहीं दिख रही है यहाँ पर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ब्रजेश। बीजेपी को डर की वजह ये दिख रही है कि उनका जो पिछला 303 सीटें जीते थे वो अपने दम पर वो पूरे देश में बना रहे, क्योंकि बीजेपी को दक्षिण भारत में वो वैसा वजन नहीं मिल रहा है जैसा कि उत्तर भारत में हिंदी बेल्ट में उनको मिलता है। यहाँ सेचुरेशन की स्थिति है, हमको सीटें कहाँ बढ़ानी है। यदि यहाँ पर एक एक दो दो सीटें भी कम होती हैं तो नुकसान बीजेपी को होगा। जो विरोधी हैं उनके वोट % में तो वो सेंध लगा ही नहीं पा रहे हैं ना, 40%, आधा % में सेंध लगा। देखिए, मध्य प्रदेश में द्विदलीय व्यवस्था है तो यहाँ पर तो पूरी तरह इस तरीके की स्थिति होने वाली नहीं है कभी भी। तो कुछ वोट तो उधर जाएगा ही जाएगा, विपक्ष में जो नाराज हैं वो तो कांग्रेस को ही मिलेगा, बाकी और दल यहाँ पर होते नहीं है। लेकिन बिहार यदि देखें, उत्तर प्रदेश देखें, बाकी राज्यों को देखें, दक्षिण भारत के जहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो वहाँ पर जरूर कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का वोट बैंक खासा घट गया, तो ये स्थिति वहाँ पर है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पर तो उसी के बीच में होगा। और जहाँ तक बात यह है कि 36% ही पूरे देश में यदि पोलिंग हो रही है, तो मैंडेट नहीं है, तो देश में सरकारें ऐसे ही बनती हैं। 100% वोट इस देश में शायद ही कहीं किसी को कभी मिला हो कि वो पूरी की पूरा जीत जाए, तो वो स्थिति नहीं है। यहाँ पर वोट बैंक बढ़ता है, लेकिन स्थिति वो है बीजेपी को की कोशिश ये है ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपनी तरफ करने की। वोटों का यदि बंटवारा होने की स्थिति यहाँ पर होगी कि छोटे दल आएंगे तो बीजेपी को ज़्यादा फायदा हो जाएगा, कांग्रेस का वोट बैंक कम हो जाएगा। ये बीजेपी की रणनीति, लेकिन मध्य प्रदेश में वो ऐसी संभावनाएं कम है। इसलिए डायरेक्ट फाइट में ही उनको अपना वोट इतना बढ़ाना है कि कांग्रेस उसको जीतने की स्थिति में ना आ पाए। चलिए, बहरहाल समय भी इजाज़त नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी और कांग्रेस, मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है, तो मुकाबला भी दोनों के बीच में ही है, इसलिए तैयारियां भी दोनों ने शुरू कर दी हैं। अब कौन बाजी मारता है ये तो आने वाला समय बताएगा। तैयारियों के मामले में देखें तो बीजेपी बाजी मारती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस में जो डर है वो कहीं ना कहीं डर थोड़ा सा, या इससे सतर्कता भी कह सकते हैं, बीजेपी में भी नजर आ रहा है। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।